हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आई एम एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल होगा आपको सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहाँ पर लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्स आपको अवेलेबल होंगे, जहाँ से आप इस कोर्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं। देखिए, हमारी एक क्लास हो चुकी है थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन किया था। इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, फिर हमने देखा सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में, फिर हमने बात की थी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज की, मैक्रोस्कोपिक है या फिर माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक की स्टडी क्लासिकल में और माइक्रोस्कोपिक की प्रॉपर्टी हमने आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में, और क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को जो जोड़ती है वो आपकी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव हो सकती है, वो इंटेंसिव हो सकती है। वो सिस्टम स्टेट फंक्शन को फॉलो कर सकता है और वो पाथ फंक्शन को फॉलो कर सकता है। जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो प्रोसेस क्या होगी, वो आइसोथर्मल हो सकती है, वो आइसोबारिक हो सकती है, वो आइसोकोरिक हो सकती है, वो एडियाबैटिक हो सकती है, या फिर वो प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक छोटा सा पार्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इन लॉ से हम क्या डिराइव करने वाले हैं, मैक्सवेल रिलेशन, और फिर हम क्या डिस्कशन करेंगे, जूल्स लॉ की। और इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, और अभी जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है वो किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनने की पॉसिबिलिटी है उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, जो एग्जामिनर है वो थर्मोडायनामिक्स में हमें कहाँ पर उलझाता है, थर्मोडायनामिक्स टर्मिनोलॉजी में। यानी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि जो ये जो क्वेश्चंस है उसमें पूछ क्या रहा है। तो हमें थर्मोडायनामिक्स टर्मिनोलॉजी का के बारे में, एक एक चीज के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये किसकी बात कर रहा है। देखिए, जो मेनली थर्मोडायनामिक्स है वो किस पर बेस्ड है, आपकी सिस्टम पर बेस्ड है। यानी कि ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए है। ये जितनी भी प्रोसेस है उसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में। और सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली, एक तो प्रॉपर्टी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टीज है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की मास पर डिपेंड करे, यानी कि मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव। और जो मास पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती यानी कि मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखिए, हम समझेंगे किस तरीके से मास पर डिपेंड करती है और किस तरीके से मास पर डिपेंड नहीं करती। देखिए, इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको रटने नहीं है, आपको समझना है कि वो किस तरीके से एक्सटेंसिव है और वो किस तरीके से इंटेंसिव है। आगे देखिए, जो स्टूडेंट्स को जो मेन कंफ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, एक तो कंसंट्रेशन टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म्स में। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये मेनली आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है। और सेकंड जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, प्रेशर में होता है। इन दोनों को ही देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही किस पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती। किस तरीके से, मान लीजिए हम इस पर सबसे पहले समझते हैं कंसंट्रेशन को। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके पास कंटेनर है और उसमें 1 मोलरिटी का NaCl सॉल्यूशन है। अगर आपने बाहर से NaCl को ऐड किया
या फिर जो पहले से NaCl प्रेजेंट है उसको बाहर निकाला, तो वो आपके लिए सिस्टम ही बदल जाएगा। अगर आपने और NaCl ऐड किया तो वो आपका सिस्टम दूसरा हो जाएगा, जबकि हम उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर आपने ऐड किया, बाहर से कुछ भी अमाउंट ऐड किया, तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको सिस्टम को चेंज नहीं करना है, तो वो सिस्टम आपका वो का वही रहना चाहिए। इस कारण से कंसंट्रेशन आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेम अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर की, प्रेशर किससे क्रिएट होता है, जो कंटेनर है उसकी वॉल पर गैसेस मॉलिक्यूल के टकराने से क्रिएट होता है। अब आप कहेंगे कि अगर हमने अमाउंट बढ़ाया तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी कि एक तरीके से मास पर डिपेंड होना चाहिए। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, अगर आपने और अमाउंट गैसेस का मिलाया तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिस्टम को हमें चेंज नहीं करना है, सिस्टम हमारा वो का वही रहना चाहिए। इस कारण से प्रेशर भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पर मेन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों ही कैसे होने चाहिए, एक्सटेंसिव, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। क्योंकि बाहर से कुछ भी हमने मिलाया, कुछ भी अमाउंट हमने ऐड किया, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा क्या हो गया, बदल गया, सिस्टम हमारा दूसरा हो गया, जबकि सिस्टम हमारा क्या रहना चाहिए, वो का वही रहना चाहिए। आगे देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के। अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट में ले रहे हैं, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है आपकी मोलर वॉल्यूम, यानी कि एक मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव हो जाएगा। ये क्या है आपकी डेंसिटी, और डेंसिटी भी क्या होती है आपकी, इंटेंसिव। ये क्या है आपकी गिब्स एनर्जी पर मोल, ये भी आपकी कैसी है, इंटेंसिव है। ये क्या है आपकी CS क्या है, स्पेसिफिक हीट। P क्या है, प्रेशर। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, कोई सिस्टम है जिसमें वाटर है, अगर हमने वाटर को दो अलग अलग सिस्टम में पार्ट्स में डिवाइड किया, तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों ही कैसे हैं आपके, इंटेंसिव। सेल पोटेंशियल, यानी कि जो आपका सेल का जो पोटेंशियल होता है वो भी आपका, EMF भी आपकी कैसी है, इंटेंसिव। विस्कोसिटी, ये भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। सरफेस टेंशन, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है। और pH वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, pH वैल्यू भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। वेपर प्रेशर, ये भी क्या है, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी प्रॉपर्टी कैसी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको एक सीधे सा समझने का ये तरीका है। आगे, अगर कोई सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर यहां पर जो प्रॉपर्टी है, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों सेम रहे, तब तो वो क्या है, इंटेंसिव। अगर सेम नहीं रहती तो वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव। मान लीजिए यहां पर डेंसिटी क्या है आपकी, D है। अगर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तब भी इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, D, और यहां पर भी क्या रहेगी, D। यहां पर मान लीजिए सिस्टम में 2 लीटर कोई गैस है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, 1 लीटर, यहां पर भी क्या हो जाएगी, 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम क्या है आपकी, एक्सटेंसिव। यानी कि डिवाइड करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो इसका मतलब वो क्या है आपकी, एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल देखिए, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। गिब्स एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। लेकिन गिब्स एनर्जी पर मोल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। मैंने कहा कोई सी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर पर यूनिट में, पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल्स में ले रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है, एंथैल्पी भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ये क्या है,
एंट्रोपी, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ये क्या है, यू। इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव। अगला एग्जांपल है फोर्स, फोर्स भी कैसा है आपका, एक्सटेंसिव। सरफेस एरिया, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस एरिया उतना ही एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी, ये भी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव। अगर हीट कैपेसिटी 1 ग्राम की ले तो वो आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। लेकिन अगर कोई पदार्थ है, कितना है नहीं पता, कोई पदार्थ है, उसकी जो हीट होगी, वो हीट कैपेसिटी है, वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव। तो ये सब प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करती है और ये जो प्रॉपर्टीज है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। आगे समझिए, मान लीजिए अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, मास आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। काफ़ी बार स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव के बराबर होता है या नहीं होता। इस तरीके से स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल होता है। आगे देखिए, कोई सी भी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई सी भी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अगर पर अमाउंट, पर वॉल्यूम, पर मोल इनमें लें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए, ये कोई सिस्टम है, मैंने कहा इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। अगर इसकी डेंसिटी डी होगी तो इसकी भी डी होगी और इसकी भी डी होगी, लेकिन यहां पर इसको दो में डिवाइड किया, इसका वॉल्यूम V है तो यहाँ पर V1 हो जाएगा और यहाँ पर V2 हो जाएगा। V इनके दोनों के क्या होगा, टोटल के बराबर होगा। यानी कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कैसी होती है, एडिटिव। यानी कि जिसको ऐड करके, और जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, नॉट एडिटिव। ये भी कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। अगर यहां पर मान लीजिए n मोल है तो यहां पर n1 और यहां पर n2, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। और मोल्स आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, एडिटिव, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, नॉट एडिटिव। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको एक अच्छे से आइडिया होना चाहिए किस तरीके से एक्सटेंसिव और किस तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। आगे देखिए, ये जो सिस्टम है आपका, हो सकता है वो किसको फॉलो करें, स्टेट फंक्शन को फॉलो करें, और हो सकता है वो किसको फॉलो करें, पाथ फंक्शन को फॉलो करें। क्या मतलब है स्टेट फंक्शन को फॉलो करें और पाथ फंक्शन को फॉलो करें। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। अगर ये इसकी स्टेट कौन सी है, इनिशियल, और ये कौन सी है, फाइनल। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने पर, यानी कि जो प्रॉपर्टीज एक तरीके से केवल उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें,
तो वो तो आपकी क्या है, स्टेट फंक्शन। और जो प्रॉपर्टीज आपकी उस पाथ पर भी डिपेंड करें, जिस पाथ से वो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। मान लीजिए यहां से यहां हमें जाना है, एक डिस्टेंस आपकी क्या हो गई d, और एक हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये d1, ये d2 और ये d3। तो d जो टोटल होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 के नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि ये एक तरीके से पाथ पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये क्या होगा, पाथ फंक्शन, और ये हमारा क्या होगा, स्टेट फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज केवल फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती है, उस पाथ पर नहीं, तो वो तो क्या होंगे, स्टेट फंक्शन। जो उस पाथ पर भी डिपेंड करे जिसके दौरान वो जाते हैं, तो वो आपके क्या होंगे, पाथ फंक्शन। यानी कि इसकी अगर हम बात करें, डिफरेंट स्टेप्स गिव्स सेम रिजल्ट, यानी कि अगर हम किसी भी पाथ से जाएं, रिजल्ट क्या होगा आपका, सेम होगा। और यहां पर आपका क्या कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंट स्टेप्स गिव्स डिफरेंट रिजल्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी हीट है और वर्क है, ये कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन। इनके अलावा जितने भी हैं ये आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शन। यानी कि जो आपके हीट है और वर्क है वो कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन, और ये आपके कैसे हैं, स्टेट फंक्शन। आगे देखिए, ये जो हीट है और वर्क है, ये ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ना तो क्या है आपकी एक्सटेंसिव, और ना ही क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ना तो ये क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ना ही क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बाउंड्री प्रॉपर्टीज होती है। और क्यों होती है बाउंड्री प्रॉपर्टीज, ये कोई सिस्टम है, ये आपका सिस्टम, और ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग। यहाँ पर हीट को एक्सचेंज के लिए भी आपको एक तरीके से इस बाउंड्री को क्रॉस करना होगा, और वर्क के लिए भी इस तरीके से इस बाउंड्री पर ही वर्क करना होगा। इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या होती है, बाउंड्री प्रॉपर्टीज होती है। ये ना तो एक्सटेंसिव है और ना ही इंटेंसिव है। और ये कौन से फंक्शन को फॉलो करते हैं, पाथ फंक्शन को फॉलो करते हैं। आगे देखिए, ये जो सिस्टम है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ये आपकी फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है, कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है। और सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब आपके वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो कोई ना कोई प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के दौरान ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें क्या आता है, चेंजेस आता है। ये जो प्रोसेस है वो टोटल हम 5 टाइप का डिस्कशन करेंगे। एक है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, एक है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और फाइनली आपका साइक्लिक प्रोसेस, जिसकी स्टडी हमें आगे अब करनी है। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही पता है, आइसो का मतलब एक तरीके से सेम, थर्मल का मतलब एक तरीके से टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा। ये कोई सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 और यहाँ पर भी टेम्परेचर T1, लेकिन क्या चेंज हो जाएंगे, P1
V1 से क्या चेंज हो जाएगा, P2 V2, यानी कि डेल्टा T आपका क्या होगा, 0 होगा। एनर्जी चेंज भी आपका क्या होगा, 0 होगा, और एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा T क्या होगा, 0, तो डेल्टा I और डेल्टा H भी क्या होगा आपका, 0 होगा। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में आगे आपको क्या ध्यान में रखना है, Q कैन बी चेंज, Q क्या है यहाँ पर, हीट है, यानी कि हीट का एक तरीके से एक्सचेंज हो सकता है। अब आप सोचेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट का एक्सचेंज कैसे होगा। देखिए आइसोथर्मल एक प्रोसेस है, जबकि हीट का जो एक्सचेंज होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, यानी कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो टेम्परेचर सेम बना हुआ है, लेकिन अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसका एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। आगे देखिए, आइडियल गैसेस के लिए डेल्टा ई भी क्या होगा आपका, 0, और डेल्टा एच भी क्या होगा, 0। लेकिन फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई भी नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच भी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब होता है फेज ट्रांजिशन, जैसे आपका वाटर है, आइस के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैस के फॉर्म में भी होता है, और ये आपस में एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड का टेम्परेचर कैसा है, 0 डिग्री, लिक्विड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। एक तरीके से टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेल्टा ई भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और डेल्टा एच भी आपका नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको मेनली किस में ध्यान रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब डेल्टा वी क्या होगा आपका, 0 होगा, यानी कि वेरी क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। ये आपके क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो यहां पर आप जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी आपका क्या है, 0, तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, 0। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्क है रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, किस तरीके से, कौन सा वर्क 0 किस तरीके से होता है। लेकिन आपको अभी केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी क्या है, 0, तो वर्क भी एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। चेंज क्या होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आगे देखिए, थर्ड नंबर पर आइसोबारिक प्रोसेस, और इसमें क्या कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे। चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि सिस्टम यहां से यहां जा रहा है तो ये यहाँ पर भी P1 रहेगा और यहाँ पर भी P1 रहेगा, लेकिन V1 T1 से क्या हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज होंगे। आगे देखिए, फोर्थ नंबर पर है एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, जो हीट का जो एक्सचेंज है क्या होगा, 0 होगा, यानी कि हीट आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए कोई सिस्टम है, वो थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब उसमें क्या चेंजेस नहीं आ रहे, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम सिंपली एक तरीके से एडियाबैटिक सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एडियाबैटिक एक प्रोसेस है, जबकि आपका थर्मली इंसुलेटेड एक सिस्टम है,
थर्मली इंसुलेटेड का मतलब उसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो हीट आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। ये आपको सिंपली ध्यान में रखना है। फाइनली आपका है छोटा सा पार्ट साइक्लिक प्रोसेस, और कुछ नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में कोई सिस्टम है वो डिफरेंट स्टेट में जाता है। ए कोई सिस्टम है, बी स्टेट में गया, बी से सी में गया और वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया। यानी कि सिस्टम अलग अलग स्टेट में जाकर अपनी वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो वो प्रोसेस एक तरीके से कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसकी हम बात करते हैं आगे ग्राफ की, किस तरीके से इनमें ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ आता है। अगर हम बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। एक ग्राफ आपका इस तरीके से है और एक ग्राफ आपका इस तरीके से है। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं और ये किसके लिए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और ये किसके लिए हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है, आइसोथर्मल में ग्राफ थोड़ा ऊपर से आता है और एडियाबैटिक में ग्राफ इसके नीचे से आता है, इस ग्राफ से थोड़ा नीचे की तरफ से आता है। क्यों ऐसा होता है, इसको आगे हम वर्क से प्रूफ करेंगे किस तरीके से ये ग्राफ ऊपर की तरफ से आएगा और इससे थोड़ा नीचे किसका ग्राफ आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का। अगर हम इन सब ग्राफ को एक साथ लिखें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर प्रेशर और यहां पर वॉल्यूम। ये ग्राफ किसके लिए है, आइसोबारिक के लिए। यहां पर क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल से थोड़ा नीचे एडियाबैटिक के लिए, और इससे थोड़ा नीचे ये जो ग्राफ है, यहां पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो ये जो ग्राफ है वो आइसोकोरिक के लिए। इस तरीके से इन सारे ग्राफ को हम इस एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली जो साइक्लिक का जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरीके से आएगा, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया किस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं और इसमें क्या वेरी करता है, क्या कांस्टेंट रहेगा। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो एक करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो आपकी कैसी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें जो ड्राइविंग फोर्स और जो इनिशियल फोर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे आपका पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है तो वो वापस से नहीं जुड़ सकता एक तरीके से, तो वो प्रोसेस क्या हुई, इरिवर्सिबल। अपने आप ही नीचे गिरता है ऐसा तो है नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। और जो नदियों का पानी है पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है, तो ये सारी प्रोसेस एक तरीके से कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें आपकी क्या भरी हुई है, गैस, और उसमें क्या लगा हुआ है, पिस्टन। तो पिस्टन के ऊपर का प्रेशर क्या होगा, पी एक्सटर्नल, और गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी इंटरनल। इन पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत माइनर डिफरेंस हो तो वो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल। और अगर ज्यादा डिफरेंस हो, अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हुआ
तो क्या हो जाएगा कंप्रेशन, पी इंटरनल ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा एक्सपेंशन। इस तरीके से वो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी इरिवर्सिबल। उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे कि क्या तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और क्या इरिवर्सिबल, और वर्क जो है किस तरीके से रिवर्सिबल में परफॉर्म होता है और किस तरीके से इरिवर्सिबल में परफॉर्म होता है, और क्या कौन सा वर्क ज्यादा होता है, रिवर्सिबल वाला ज्यादा होता है या फिर इरिवर्सिबल वाला, और इरिवर्सिबल में एक्सपेंशन वर्क ज्यादा होता है या फिर कंप्रेशन वर्क ज्यादा होता है। तो आगे की जो क्लास है उसमें हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लासों में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्लासिकल के बाद हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल में टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है और किस तरीके से क्वेश्चंस अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।